ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ऑपरेशन में जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ब्रॉड सेंस में समझा था। थोड़ा सा और डीपर लेवल पे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ऑपरेशन को फिर से रिविजिट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग समझ जाएंगे, उसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे और उसकी बेसिस पर डायोड से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये पीएन जंक्शन डायोड है और इसके एंड्स को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। इसके एंड्स को इस तरह से, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें। डायोड का ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम्हें अच्छे से पता है। पी साइड में पी साइड में होल्स मेजॉरिटी में है। ठीक है, और आयंस, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव डोनर आयंस का बेड है इस तरह से। ठीक है, और इसमें होल्स मेजॉरिटी में। ठीक है, तो होल्स इधर मेजॉरिटी में रहेंगे। ये पी साइड है, पी साइड, ये एन साइड है। पी साइड में होल्स मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है। लाइकवाइज एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में। तो हमें पता है कि जैसे ही जंक्शन डायोड फॉर्म होगा, इमीडिएटली जो बाउंड्री रीजन है वहां पे एक डिप्लीशन जोन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डिप्लीशन जोन भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि डिप्लीशन जोन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो सिलिकॉन जंक्शन डायोड के लिए डिप्लीशन जोन की विड्थ इतनी होनी चाहिए जिसकी वजह से डिप्लीशन जोन के अक्रॉस जो बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है, ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.7 वोल्ट का आना चाहिए। ठीक है, वो 0.7 वोल्ट का आना चाहिए। ठीक है, ये 0.7 वोल्ट क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट ही वो वोल्टेज है जो कि डिफ्यूजन करंट को चेक कर पाता है, या इस तरह से बोल सकते हैं कि उसी टाइम पे डिफ्यूजन करंट कम होकर के ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो जाता है। नेट करंट जीरो इसी वोल्टेज पर होगा। ठीक है, तो अब इस वोल्टेज को लाने के लिए जो भी विड्थ होनी चाहिए, तो इस वोल्टेज 0.7 वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग कुछ चार्ज डेंसिटी होगी। अब वो चार्ज डेंसिटी, उतनी चार्ज डेंसिटी आने के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बैरियर पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? वो होती ई एल सिग्मा। ठीक है, ठीक है, वेट्स की मान लो वेट्स डब्ल्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग ये जो डोपिंग है चार्ज डेंसिटी ज्यादा रखते हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आयंस का बेड है, यहाँ पे नेगेटिव आयंस का बेड है, अगर बहुत ही लाइटली डोप किया है हमने, अगर हमने बहुत लाइटली डोप किया है, सिग्मा की वैल्यू कम है, तो उस केस में क्या होगा कि जो विड्थ है वो ज्यादा होनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा विड्थ आकर के वो चार्ज आएगा जिसके लिए 0.7 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो। अगर मान लो हम डोपिंग, अगर हम डोपिंग को ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो ये जो ये जो नेगेटिव आयंस है पी साइड में, नेगेटिव डोनर आयंस है, ठीक है,
इनकी डेंसिटी ह्यूज हो जाएगी, ठीक है। और अगर डेंसिटी ह्यूज हो जाएगी तो विड्थ जो है बहुत कम होगी, ठीक है। तो डिप्लीशन जोन की विड्थ जो है वो डिपेंड करेगी कि हमने डोपिंग कैसे की हुई है। अगर डोपिंग ज़्यादा है, डोपिंग बहुत डेंस है, तो उस केस में डिप्लीशन विड्थ बहुत कम होगा, थिन डिप्लीशन जोन बनेगा। और अगर डोपिंग हमने बहुत कम रखी है, जितनी कम डोपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा विड्थ बनेंगे, ठीक है। तो मान लो किसी मॉडरेट डोपिंग के लिए ये डिप्लीशन जोन हमारा क्रिएट हो गया, ये डिप्लीशन जोन हमारा, ठीक है, इस तरह से ये डिप्लीशन जोन क्रिएट हो गया, ये डिप्लीशन जोन क्रिएट हो गया, ठीक है। और ठीक है, मैं डायग्राम क्लियर रखना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आयंस है। ये नेगेटिव आयन जो है ना, ये डिप्लीटेड ऑफ एनी चार्ज कैरियर इन दिस रीजन है। Likewise, these positive ions are on the n side, depleted of any charge carrier, ठीक है। और इधर वाला जो रीजन है, ये तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे आयंस तो वैसे ही हैं जैसे डिप्लीशन जोन में, लेकिन इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यहाँ पे उतने ही होल्स भी अवेलेबल है, ठीक है, होल्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अलग से आयंस और होल्स नहीं बना रहा हूँ ताकि फिगर क्लियर रहे, लेकिन तुम्हें इमेजिन करना है कि इस रीजन में भी आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं इसी की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साथ साथ होल्स नहीं है, तो ये वाला रीजन कम्प्लीटली न्यूट्रल है, ठीक है। ये वाला रीजन यहाँ पे मेजोरिटी में होल्स है, होल्स बहुत सारे लेकिन न्यूट्रल है। और लाइक वाइज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे लेकिन न्यूट्रल है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, होल्स भी बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ होल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा आसानी के लिए कम होल्स बनाता हूँ, फिगर थोड़ा क्लियर रहे हमारे पास, ठीक है। इस तरह से मेजॉरिटी में होल्स है और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, वो बनाने की जरूरत है। लाइक वाइज बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है, वो ड्रॉ नहीं कर रहा, या चलो कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिया। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, ठीक है। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लैरिटी के लिए मैं, ठीक है, दूर दूर इन्हें बना रहा हूँ। लेकिन माइनॉरिटी में यहाँ पे कुछ होल्स भी है। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हो गया है। अब इसमें हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये हम लोगों ने ब्रॉड सेंस में देखा था। बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि बैटरी अंदर फील्ड सेटअप करेगी, और फील्ड क्या करेगी कि मेजॉरिटी चार्जेस के मूवमेंट को फेवर करेगी, होल्स को पुश करके ना पी से एन साइड ले जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स को भी पुश करके, ठीक है, एन से पी साइड ले जाएगी। और इन दोनों की वजह से जंक्शन के अक्रॉस करंट पी टू एन डायरेक्शन में इधर फ्लो करेगा, ये डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट को बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फेवर करेगा, और बैटरी क्या करेगी कि बैटरी डिफ्यूजन करंट को बढ़ाएगी, डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। और डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होने की वजह से डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होने की वजह से ये जो डिप्लीशन जोन की विड्थ है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। डिप्लीशन जोन की विड्थ डिक्रीज होने की वजह से ड्रिफ्ट करंट डिक्रीज हो जाएगा, बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट से, क्योंकि ऑलरेडी ड्रिफ्ट करंट बहुत ही कम है। डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर हम सफिशिएंटली फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बैटरी का वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा रख देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो बैरियर पोटेंशियल है उसको ओवरकम कर लिया है बैटरी के पोटेंशियल ने, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बिल्कुल फुल फ्लेज तरीके से फ्लो करेंगे, और और जंक्शन के अक्रॉस ह्यूज नेट करंट इधर फ्लो करेगा, जैसे कि किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। ये पीएन जंक्शन डायोड बिल्कुल कंडक्टर की तरह बिहेव, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, बहुत माइनर पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट का होगा, लेकिन करंट ह्यूज फ्लो करेगा, ठीक है। थोड़ा वो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। बिहेव करेगा बिल्कुल एक
एक प्योर कंडक्टर की तरह। ठीक है, यही कंप्लीट स्टोरी है। ठीक है, तो इसको मैंने समराइज किया था इस तरह से कि जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस में जंक्शन डायोड को कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि ये पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले ये होगा कि क्योंकि बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया है, तो डिफ्यूजन करंट इंक्रीज करेगा। कॉन्सिक्वेंस होगा कि डिप्लीशन विड्थ इसको लिख देता हूँ, डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज करेगा। और डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, और ड्रिफ्ट करंट डिक्रीज करने की वजह से नेट करंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और नेट करंट की वैल्यू होगी डिफ्यूजन माइनस ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट करंट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तुम इस तरह से सोच सकते हो कि डिफ्यूजन करंट अगर मान लो मिली एम्पेयर के रेंज में है, तो ड्रिफ्ट करंट जो है माइक्रो एम्पेयर के रेंज में। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, और ये जो क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन करंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, डिफ्यूजन करंट डोमिनेट करेगा, तो नेट करंट फॉरवर्ड बायस में P से N की तरफ फ्लो करेगा। इतना मैं बता चुका हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और मैं बहुत ही थोड़ा टाइम लूंगा, थोड़ा सा और इसमें थोड़ा और एलाबोरेट करूंगा। यही स्टोरी है, इसको थोड़ा और एक बार मैं चार्जेस के मूवमेंट के टर्म्स में भी एक बार एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर हम मान लो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लेते हैं और बैटरी की जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट से बढ़ाते बढ़ाते 0 वोल्ट से इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैरियर, चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जो बैरियर पोटेंशियल है ना वो भी यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें ऐसे का बैरियर पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, ये वाला रीजन, और डिप्लीशन जोन में ना जो विड्थ है, वोल्टेज वर्सेस पोजीशन ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वोल्टेज यहाँ से इंक्रीज करेगा, एन साइड में वोल्टेज ज्यादा है, पी साइड का वोल्टेज कम है, क्योंकि इसके अंदर डिप्लीशन जोन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है एन से पी की तरफ। ठीक है, इसी वजह से ये बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, और इनके बीच में वोल्टेज है 0.7 वोल्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो हम ग्रेजुअली बढ़ाते जाते हैं, तो धीरे धीरे, ठीक, ग्रेजुअली करंट भी बढ़ता है लेकिन बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में बढ़ता है। करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहती है। जैसे ही बैटरी की का वोल्टेज 0.7 वोल्ट को क्रॉस करता है, तो ह्यूज करंट ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि चार्जेस, ये मेजॉरिटी चार्जेस को पी से एन जाने के लिए ये जो बैरियर पोटेंशियल है वही स्टॉप कर रहा था, वो भी, चलो बैरियर पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में बना ही देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या बैरियर पोटेंशियल है, यही स्टॉप कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था मेजॉरिटी कैरियर्स को एक साइड से दूसरे साइड जाने में। जैसे ही हम बैटरी का वोल्टेज 0.7 से बढ़ाएंगे, तो ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो इस बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करके आसानी से दूसरी साइड चले जाएंगे, और इनके लिए अब कोई पोटेंशियल रहा नहीं है कि इनके लिए पोटेंशियल अब पोटेंशियल नेग्लिजिबल है। पोटेंशियल को मतलब बैटरी का वोल्टेज जैसे ही हमने 0.7 से ज़्यादा कर दिया, तो P और N के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो पहले 0.7 था जब बैटरी नहीं थी। अब बैटरी लगाने के बाद अब कोई वोल्टेज डिफरेंस है ही नहीं, तो ये चार्जेस प्लेंटी ऑफ अमाउंट में अवेलेबल है, तो ये आसानी से P से N साइड, ठीक है, माइग्रेट करने लगेंगे और ह्यूज करंट फ्लो करने लगेगा, क्योंकि चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी कैरियर्स बहुत ज़्यादा है, इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ह्यूज है। तो यहाँ पर चार्जेस के फ्लो में और कंडक्टर के अंदर जैसे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर प्रेजेंट है, तो बहुत ज़्यादा करंट आसानी से पीएन जंक्शन के अक्रॉस फ्लो होगा। ठीक है, और
अगर इसकी करस्पॉन्डिंग वी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस टाइप का है। ये मैं, मुझे लगता है पूरी सारी चीजें मैंने फिर से रिपीट ही कर दी। जितना बताया है अगर ये समझ में आ गया इतना ही समझना है, ठीक है, ये सफिशिएंट है। इसके अलावा और कोई पॉइंट समझने की जरूरत नहीं है, जो है वो मैं बताऊंगा तो ठीक है। वाई एक्सिस पर हम यहाँ करंट प्लॉट करते हैं कि वोल्टेज को बढ़ा करके देख रहे हैं कि करंट कैसे चेंज कर रहा है। और ये मान लो ये 0.7 वोल्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो यहाँ से करंट जो है ना, इस तरह से करंट बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में फ्लो कर रहा है और जैसे ही 0.7 को टच किया करंट की वैल्यू ह्यूज अमाउंट से इस तरह से बढ़ने लगी। ये इसका ग्राफ जो है ठीक कुछ इस तरह से समझ, ठीक है। और इसको थोड़ा हम लोग बनाते हैं कि वो कुछ बिल्कुल इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये ग्राफ एग्जैक्टली कैसा होगा वो तो मटेरियल की बाकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी, उसी के हिसाब से हम किस तरह से हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ, ठीक है, आइडियल डायोड की कितना क्लोज जाता है, ठीक है, उस मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करे। एनीवे ये कहलाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को देख करके तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से कम रख रहे हैं तो हमारे डायोड के अक्रॉस नेग्लिजिबल करंट फ्लो करेगा, ऑलमोस्ट नो करंट। और अगर हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 0.7 से ज्यादा रख रहे हैं तो ह्यूज करंट फ्लो करेगा, ठीक है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल से कम वोल्टेज अगर हम अपने डायोड के अक्रॉस रखते हैं, ये पीस ऐसा ही है, अगर हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0.7 से कम रखते हैं तो हम इस डायोड को ना हटा करके इसको रिप्लेस करके हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ओपन सर्किट से, क्योंकि कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0.7 से कम है तो वो एज गुड एज ओपन सर्किट है, कि बहुत बहुत नेग्लिजिबल करंट फ्लो करे उसको हम ओपन सर्किट मान सकते हैं किसी भी सर्किट के लिए, ठीक है। और अगर मान लो हमारे डायोड, ये हमारा डायोड है, और अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 0.7 से ज्यादा है, मान लो 1.2 वोल्ट, ठीक है, 1 पॉइंट कुछ भी 1.2 वोल्ट है, मान लो 0.7 से ज्यादा कुछ भी है, ठीक, पता नहीं कितना है लेकिन 0.7 से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही 0.7 से ज्यादा होगा तो ये जो डायोड है ना, ये आइडियली बिहेव करेगा, ये इसको मैं 1.2 नहीं डालता हूँ, इसको थोड़ा ज्यादा मतलब 10 वोल्ट डाल, ठीक है। तो जैसे ही डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू, इस ये डायोड की सारी स्टोरी जो है ना इस ग्राफ के अंदर है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो जैसे ही डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0.7 से आगे आएंगे तो करंट इसमें कितना भी फ्लो कर सकता है, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स रहेगा 0.7, मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट 0.7 ही रहेगा, लेकिन करंट जितना चाहे फ्लो कर सकता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ता जाए करंट उतना ज्यादा बढ़ता जाए, वोल्टेज इसके अक्रॉस ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, कि 0.7 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 0.7 के इक्वल रहेगा। ट्रू सेंस में थोड़ा बहुत वोल्टेज बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग करंट बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो हम कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट ठीक है, मान लो हम ऐसा सर्किट सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट 10 वोल्ट के ऑर्डर की है, 10 वोल्ट के ऑर्डर की है मान लो, ठीक है। तो 10 वोल्ट के कंपैरिजन में 0.7 वोल्ट जो है ना वो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लो हमने पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, मतलब हम अपने जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में ये जो डायोड है ना ये बिहेव करेगा एज गुड एज
शॉर्ट सर्किट, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, इन दोनों के पास पोटेंशियल जीरो हो गया है और करंट कितना भी हो सकता है। तो ऑलमोस्ट डायोड भी वैसा ही बिहेव कर रहा है। हालांकि डायोड के अंदर एग्जैक्टली ये 0.7 वोल्ट है, लेकिन उसको अगर हम इग्नोर करें 10 वोल्ट के कंपैरिजन में, 20 वोल्ट के कंपैरिजन में, अगर सर्किट में बैटरी मतलब जो वोल्टेज सोर्सेज है उनका वोल्टेज मान लो लार्जर मैग्नीट्यूड का है, वो 1 वोल्ट 2 वोल्ट नहीं है, वो ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रिवर्स बायस, अच्छा सॉरी, फॉरवर्ड बायस का लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को सब लोग बाकी सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाने से करंट कैसे इंक्रीज कर रहा है ये अच्छे से तुम्हें क्लियर है, ठीक है। अब इसका ट्रू सेंस में थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो, जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट किया, इस बैटरी को थोड़ा मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ, ये हमारी बैटरी है, और यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज है कि डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलो ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। तो बैटरी क्या करती है, जैसे ही बैटरी हम पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, बैटरी फील्ड सेटअप करेगी, और बैटरी क्या करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को सेंड करेगी, ठीक, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन में ऐसे चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा। क्यों क्यों चलना स्टार्ट करेगा, फील्ड की वजह से, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हो कि नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होकर के, बैटरी का काम क्या है ना, कि जैसे ही हमने किसी भी पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस बैटरी को कनेक्ट किया, तो बैटरी क्या करेगी, अपने नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करके वापस पॉजिटिव टर्मिनल पे ले आएगी, और ये साइकिल कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होकर के ये पहुंच जाता है एन साइड में, ठीक है। अब एन साइड में इसको बिल्कुल फ्री फील होगा, कंडक्टर जैसा फील होगा, जैसे कंडक्टर में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनका मूवमेंट बिल्कुल फ्री है, तो ये आसानी से फ्रीली मूव करते हुए, ठीक है, डिप्लीशन जोन में पहुंच जाएगा। अब यहाँ से आगे जाने में इसे प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्योंकि क्योंकि इसके ऊपर जो फील्ड एन से पी की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है ना पी से एन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फील्ड राइट टू लेफ्ट है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ से तो यहाँ तक आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज कैरियर की तरह डिप्लीशन जोन तक पहुंचेगा, और डिप्लीशन जोन के अक्रॉस फ्लो करने के लिए ये बैटरी का ही जो बैटरी की वजह से जो फील्ड सेटअप हुई है ना, वो यूज में आएगी, क्योंकि इसके आगे जाने में डिप्लीशन जोन की जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अपोज कर रही है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इसको मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बोली, कुछ मिस नहीं कर गए हो। इसके ऊपर डिप्लीशन जोन की वजह से जो फोर्स है ना, इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू डिप्लीशन जोन। तो बैटरी का जो फोर्स है वो इधर एक्ट करना चाहिए, तो बैटरी की फील्ड का जो फोर्स है, बैटरी जो इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाई कर रही है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इधर एक्ट कर रहा है। तो बैटरी कनेक्ट करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करता है, यहाँ से इसको क्रॉस कर लेता है। अब इसके आगे क्या होगा, अब आगे जैसे ये पी साइड में इलेक्ट्रॉन एंटर करे, अब ये माइनॉरिटी बन गया, ठीक है। बहुत कम चांस है कि इलेक्ट्रॉन ना दूसरे एंड पर फ्री चार्ज कैरियर की तरह, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की तरह, ठीक है, पी पी साइड सेमीकंडक्टर के अंदर डिप्लीशन जोन से लेकर के बैटरी के सॉरी डायोड के एंड तक पहुंच पाए, कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह आने के लिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, अगर होंगे तो, जो कि डिप्लीशन जोन से मतलब एन साइड से मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, अब ये पी के को क्रॉस कर जाएं, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो होता है क्या है, जनरली ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो भी क्रॉस करते हैं डिप्लीशन जोन को एन साइड से पी साइड, अब वो पी साइड में जैसे पहुंचते हैं माइनॉरिटी बनते हैं, और वो किसी ना किसी
होल से वो रिकम्बाइन कर जाते हैं, ठीक है, वो कोई भी होल हो सकता है, वो ये वाला होगा, ये वाला, तो वो किसी ना किसी होल से रिकम्बाइन कर जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिकॉम्बिनेशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक होल डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, डिसअपियर हो गया होल में, ये इलेक्ट्रॉन होल में गया है, इसका मतलब पता है क्या है, इसको तुम्हें याद दिला देता हूँ। इलेक्ट्रॉन के होल में जाने का मतलब होता है कि ये सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन एटम है, इस तरह से इसके सराउंडिंग में चार, ठीक है, बाकी सिलिकॉन एटम्स है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और यहाँ से जो डेफिशिएंसी है इसको हम होल बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही जंक्शन से सॉरी डिप्लीशन जोन से, ठीक है, निकल करके इलेक्ट्रॉन जैसे पी साइड आता है, वो किसी ना किसी इस तरह के वेकेंट साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन पी साइड में कैसे मूव करेगा, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, अब ये इसके बाद नेक्स्ट वेकेंट साइड देखेगा, उसके बाद नेक्स्ट वेकेंट साइड देखेगा, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर गया है, अब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड स्टेट में आ गया है, अब ये इलेक्ट्रॉन फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन अभी भी मूव करेगा, ठीक है, पी साइड में भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूव करेगा फील्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा ना वो अगले होल में, ठीक है, फिर अगले होल में हमें ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया और होल्स यहाँ से इधर आ गए, ठीक है, हमें लगेगा इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए हैं और होल्स इधर से आगे जा रहे हैं, ठीक, अगर हम होल की स्टोरी को अभी, ठीक है, रहने देते हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर चार्ज का मूवमेंट डिस्कस करें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में था, फ्री स्टेट डिप्लीशन जोन को, फ्री इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन जोन को क्रॉस करके जैसे ही पी साइड आता है, अब इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर जाता है, ठीक है, बॉन्डेड स्टेट में चला जाता है, यहाँ पे बॉन्डेड स्टेट में चला गया, अब इलेक्ट्रॉन पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, वो अगले वेकेंट साइड पे जाएगा, अगली वेकेंट साइड पे जाएगा, अगली वेकेंट साइड पे जाएगा, ठीक है, और फिर एंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुल करके, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करके बैटरी क्या करेगी, बैटरी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को पुल करके यहाँ से इसको पुल कर लिया, तो यहाँ पे फिर से, ठीक है, हो जाएगा, बैटरी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को पुल करके यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब अलग अलग तुम पी टाइप में एन टाइप में देख डिस्कस किए हुए, ठीक है। तो एक्चुअली तो ये हो रहा है कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, एन साइड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूवमेंट होता है, बैरियर को क्रॉस करता है, और पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नहीं है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसको हम होल का भी मूवमेंट कह सकते हैं, कि होल्स का भी मूवमेंट कह सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक्चुअल डिस्क्रिप्शन तो तुम्हें बता दिया, अब मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आगे जब भी पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है तो चार्जेस के मूवमेंट का जो ऑपरेशन है उसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन जोन से पी साइड को इलेक्ट्रॉन कैसे क्रॉस कर रहा है उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड स्टेट में जंप करके दूसरी साइड पहुंचा है, मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन करके गायब हो गया, ठीक है, और मैं बोलूंगा, मेरे कहने का मतलब है, सॉरी, मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इस तरह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इसमें जंप करके ऐसे माइग्रेट करना, कि इलेक्ट्रॉन का राइट से लेफ्ट कुछ इस तरह से माइग्रेट करना, इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट आ रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ये गायब हो गया है, और हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि होल्स यहाँ से, ठीक है, होल्स यहाँ से माइग्रेट करके ना, होल्स माइग्रेट करके इधर चले गए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन जोन से एंड तक जा रहे हैं, ठीक है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं कि बैटरी का इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, ये बैटरी के इलेक्ट्रॉन को मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है, ये बैटरी वाला जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आया, और वो फ्री फॉर्म में ऐसे मूव किया, यहाँ आया, अब वो बॉन्डेड इसमें 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 इस तरह से आ रहा है, फिर उसके बाद बैटरी ने पुल कर लिया और ये साइकिल कंटिन्यू हो रहा है।
मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक तो आए, यहाँ पे लेकिन रिकम्बाइन कर गए। अब रिकम्बाइन करने के बाद हम ये नहीं बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन करके गायब हो गए, कि ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। और होल्स यहाँ से ना, होल्स यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ से माइग्रेट करके डिप्लीशन जोन तक चले गए। ठीक है, ठीक है। तो आगे जब भी फॉरवर्ड बायस में मैं चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पर क्या बोलूंगा, मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या हो रहा है। बैटरी का जो नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बाद में जाकर के कंफ्यूजन होता है जब एप्लीकेशंस ऑफ डायोड या स्पेशल डायोड्स और स्पेशल डायोड्स का एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए ये वाला पार्ट बहुत क्लियर, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बार अच्छे से तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसके रिपल्शन की वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या करते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर के ना वो डिप्लीशन जोन की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से पॉजिटिव टर्मिनल से ये जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं वो यहाँ से रिपेल होकर के, ठीक है, डिप्लीशन जोन में जाएंगे और रिकम्बाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो रिकम्बाइन होने का मतलब है यहाँ से एन साइड का एक इलेक्ट्रॉन ना टर्मिनल से डिप्लीशन जोन गया, और पी साइड का एक होल टर्मिनल से डिप्लीशन जोन में गया, रिकम्बाइन होकर के वैनिश हो गया। तो बैटरी की वजह से तुम्हें लगेगा एक एक करके ये सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो आकर के रिकम्बाइन कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन अगर, ठीक है, टर्मिनल से डिप्लीशन जोन जा करके, और एक भी होल अगर टर्मिनल से डिप्लीशन जोन जा करके रिकम्बाइन करते हैं, तो उसके करेस्पॉन्डिंग बैटरी एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करती है। मतलब ये जो रिकम्बाइन हुआ है ना इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये कैसे रिकम्बाइन हुआ मैं बताता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन और होल जो है, ये इलेक्ट्रॉन और होल, इसको सर्कल कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक है, और ये वाला होल जो है यहाँ से यहाँ तक है, रिकम्बाइन हो गए, गायब। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गया है, वो इलेक्ट्रॉन ये बैटरी यहाँ से सप्लाई कर रही थी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था, और वही इलेक्ट्रॉन एक्चुअली डिप्लीशन जोन में जाकर के होल से रिकम्बाइन कर रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रॉन तो बैटरी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, और रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके एन साइड में जा ही रहे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो कंटिन्यूअसली यहाँ से, ठीक है, बैटरी से निकल करके इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली डिप्लीशन जोन में जाकर के रिकम्बाइन कर ही रहे होंगे। लेकिन होल्स कहाँ से आ रहे हैं, बैटरी होल्स कहाँ से क्रिएट कर रही है, तो बैटरी होल्स कैसे क्रिएट करी है वो भी तुम समझ लो। बैटरी बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, ठीक, अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना उसको पुल करेगी बैटरी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पुल करके ना यहाँ ले आती, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पुल करके पॉजिटिव टर्मिनल में लाने का मतलब है कि बैटरी यहाँ से होल सप्लाई करे, क्योंकि जैसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये पुल करेगी यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो बैटरी बैटरी क्या कर रही है कि पी साइड वाले टर्मिनल पर, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से पी साइड पर होल सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये जो होल है ना, यही फिर, ठीक है, जाकर के डिप्लीशन जोन में इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जब भी फॉरवर्ड बायस में हम पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि एन साइड से मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एन साइड से मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, और पी साइड के जो मेजॉरिटी होल्स है, पी साइड से मेजॉरिटी होल्स यहाँ से निकल करके, ठीक है, पी से एन की तरफ गए, ठीक है, चार्ज का मूवमेंट हुआ। उसी तरह एन से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से, तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एन से, ठीक है, एन से पी की तरफ गए, ठीक है, जाकर के रिकम्बाइन कर गए। लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग बैटरी एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करेगी। तो यहाँ से बैटरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी, और इस इलेक्ट्रॉन को ना बैटरी यहाँ पहुँचा देगी। तो बैटरी क्या करी, यहाँ पे होल क्रिएट करी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचा रही है। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होल पे डिसअपियर हो रहा है रिकॉम्बिनेशन की वजह से,
वो इलेक्ट्रॉन होल पे उसको कॉम्पेंसेट बैटरी कर रही है। ठीक है, बैटरी कैसे कर रही है? बैटरी के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके वो इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डेड साइड से पुल करके बाहर निकाल ली। अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर रही है। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन में यही एनर्जी जो है ना वो दूसरे फॉर्म में डिसिपेट होगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तुम्हें एनर्जी का भी आइडिया लग रहा होगा। रेजिस्टर में तो हम बोलते हैं बैटरी जो वर्क करती है चार्जेस को ट्रांसफर करने में, तो वो वर्क करके बैटरी एनर्जी जो भी सप्लाई करती है रेजिस्टर को, तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में जब हम पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे तुम सोचोगे कि क्योंकि ये तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, आसानी से फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ चार्ज कैरियर है, इनका मूवमेंट बहुत आसान है। यहाँ पे भी हीट जनरेट होगी लेकिन बहुत ही मिनिमम, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी है वो एक्चुअली रिकॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एमिट होगी। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इस तरह से डिप्लीशन जोन में रिकॉम्बिनेशन होगा, और यहाँ पे ये फोटोन्स एमिट होंगे। तो बैटरी की जो एनर्जी है ना वो फोटोन्स के फॉर्म में यहाँ पे एमिट हो रही है। तो और यही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है लाइट एमिटिंग डायोड का, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर पीएन जंक्शन डायोड फोटोन्स के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट कर रही है। ठीक है, हीट से ज्यादा फोटोन्स के फॉर्म में जो भी एनर्जी डिसिपेट करे वो फोटोन्स के फॉर्म में, कि मैक्सिमम एनर्जी फोटोन्स के फॉर्म में एमिट होगी। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि हर एक डायोड ग्लो क्यों नहीं करता है? तो फोटोन जो एमिट होंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में आनी चाहिए, उसी केस में विजिबल लाइट एमिट होगी, वरना वो लो एनर्जी की वजह से इंफ्रारेड जोन में वो एनर्जी एमिट हो रही होगी, जो कि हमें दिखाई नहीं दी। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा हाँ, तो कई जगह पे तुम बुक्स में देखोगे कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो करता है, उसको ना उसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो करता है वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से करता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है, और मेजॉरिटी कैरियर्स के फ्लो का मतलब है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जिसको हम डिफ्यूजन करंट भी बोल रहे थे पहले। अच्छा, जब बैटरी नहीं कनेक्ट कर रहे थे ना, तब भी ये काम हो रहा था। डिफ्यूजन करंट जो फ्लो कर रहा था, तो जैसे ही होल उधर जा रहा था ना, तो यहाँ पे रिकम्बाइन कर रहा था इलेक्ट्रॉन से, उसी तरह इलेक्ट्रॉन जब पी साइड में आ रहे थे तो वो रिकम्बाइन कर रहे थे होल से। तो डिफ्यूजन करंट जब भी फ्लो कर रहा था तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन हो ही रहा था। ठीक है, तो ये जो डिफ्यूजन करंट है इसको हम बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड बायस में, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन करंट, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अब हम लोग आगे चल सकते हैं, और नेक्स्ट ऑपरेशन है फॉरवर्ड बायस में। मैंने सारी चीजें बता दी, ये जितना बताया है वो सफिशिएंट है। रिवर्स बायस, ठीक है, तो रिवर्स बायस का में क्या होगा? रिवर्स बायस में हम क्या कर रहे हैं कि एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये है पॉजिटिव टर्मिनल। हाँ, तो अब थोड़ा तुम लोग भी मेहनत करो, तुम लोग भी अपना दिमाग लगाओ, थोड़ी थोड़ी ओपिनियन तुम लोग दो कि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, कैसे करेगा, मैकेनिज्म क्या होगा। कि ब्रॉड सेंस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर हम रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन, and the negative terminal of the battery is connected to
and likewise negative terminal of the battery is connected to p side of the junction diode. इस केस में ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि रिवर्स बायस में जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि बैरियर कम नहीं होगा, बैरियर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बैरियर पोटेंशियल कम नहीं होगा, बैरियर पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज होगा। देखो ये जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है इस तरह से, तो ये जो एन साइड है ना, इसका वोल्टेज हाई है, इसका वोल्टेज कम है, तो चार्जेस को फ्लो करना ना, ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, तो चार्जेस को इधर से इधर जाना डिफिकल्ट है, चाहे तुम होल्स की बात करो या फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात करो। ठीक है, तो चार्जेस को चार्जेस को फ्लो करना डिफिकल्ट है। ये मैं कह रहा हूँ कि बैरियर पोटेंशियल की वजह से, बैरियर पोटेंशियल अपोज कर रहा है मेजॉरिटी चार्जेस का मूवमेंट, ठीक है, माइनॉरिटी को फेवर कर रहा है, मेजॉरिटी को अपोज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला कि जैसे ही हम बैटरी ठीक यूं कनेक्ट करते हैं ना इस तरह से, कि मतलब इसको हम बैरियर पोटेंशियल की वजह से मान लो कुछ वैल्यू ले लेते हैं कि मान लो ये 0 वोल्ट है और ये 0.7 वोल्ट। ठीक है, बैटरी जब नहीं है, इसको मैं जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, इसको भी भूल जाओ, इसको कि जब बैटरी नहीं है तो ये हाई पर है, ये लो पर है। ठीक है, तो हम बैटरी कनेक्ट करके क्या करते हैं ना, इसको हाई पर ले जाते हैं, इसको लो पर ले जाते हैं। इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है आसानी से हाई से लो ट्रैवल करते हैं और नेगेटिव चार्जेस लो से हाई ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस करने से आसानी से मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और लार्ज करंट फ्लो करने लगता है अगर हमने बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर लिया है। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, इसका वोल्टेज देखो, ये मान लो ये 0 था। ठीक है, ये मान लो 0 वोल्टेज, पी साइड का जो वोल्टेज है मान लो 0 वोल्ट है, तो एन साइड का जो वोल्टेज है ना वो ज्यादा होगा बैरियर पोटेंशियल की वजह से, वो 0.7 वोल्ट होगा। अब तुम बैटरी रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल है इसको 0. मान लो तुमने 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी, तो अब इधर का जो वोल्टेज है वो 10.7 हो गया। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज कर गया। ठीक है, फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और डिप्लीशन जोन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में तो मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट और ज्यादा इम्पॉसिबल है। अब और मेजॉरिटी कैरियर और ज्यादा ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट। मेजॉरिटी कैरियर्स पी से अब जाएंगे ही नहीं। लेकिन डिप्लीशन जोन की वेट बढ़ने की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने से बहुत स्मॉल अमाउंट में ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज करेगा। ठीक, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। एक्चुअली होता क्या है ना कि फॉरवर्ड बायस जब तुम करते हो, ठीक है, फॉरवर्ड बायस जब करते हो, ये पीएन है, फॉरवर्ड बायस करते हो, तो अगर नो बायसिंग है तो ये डिफ्यूजन है, ये ड्रिफ्ट है। ये दोनों की वैल्यू बहुत कम है, नेग्लिजिबल, ये डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। ठीक है, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिफ्यूजन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है और ड्रिफ्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। ड्रिफ्ट की वैल्यू बहुत कम होती है ऑलरेडी, तो नेट करंट ह्यूज फ्लो करने लगता है। ठीक है, और जैसे ही तुमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, ठीक है, रिवर्स बायसिंग में डायोड को कनेक्ट किया, तो होता है कि ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू तो थोड़े अमाउंट से बढ़ती है, लेकिन जो डिफ्यूजन है ना वो कम हो जाता है, डिफ्यूजन करंट नेग्लिजिबल हो जाता है, डिफ्यूजन करंट नेग्लिजिबल। तो नेट करंट अब ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा कि अब नेट करंट बैटरी के अकॉर्डिंग एन से पी की तरफ फ्लो करेगा। कि वो क्यों करेगा, वो इस ड्रिफ्ट करंट की वजह से करेगा। और ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से फ्लो करती है, वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो करती है। ठीक है, तो अगर इसको बहुत ही सुपरफिशियली बताया जाए और ज़्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जाए, मतलब मैकेनिज्म क्या है एग्जैक्ट, वो तो तुम्हें खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ मैं एक बार, जैसे अभी मैंने तुम्हें मैकेनिज्म का फॉरवर्ड बैच के लिए मैकेनिज्म थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है जब तक तुम खुद से इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे जनरेट हो रहे हैं, कैसे डिसअपियर हो रहे हैं,
मतलब कैसे रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो कैसे चार्जेस माइग्रेट कर रहे हैं, खुद से बैठ करके एनालाइज नहीं करोगे एक बार 2 बार, ठीक है, तब तक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, या बाद में आ जाए। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन खुद से भी इसको जा करके रिवाइज करना। एनीवे, तो हम डिस्कस कर रहे थे रिवर्स बायस में, ठीक है। तो रिवर्स बायस में ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये इंक्रीज हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसको मैं, ठीक है, कंप्लीट फिगर आ जाएगा थोड़ा सा कुछ, ठीक है। तो ये बैटरी है, और ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये इंक्रीज कर जाएगा, ये डिसअपियर नहीं होगा, डिसअपियर नहीं होगा, ये और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब पी और एन के बीच में जो ये अपोजिंग पोटेंशियल है मेजॉरिटी के लिए, ये और ज्यादा इंक्रीज कर गया है। अब तो मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट और ज्यादा डिफिकल्ट है, होल पी से एन की साइड बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, ठीक है, नेग्लिजिबल। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स एन से पी साइड बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट अक्रॉस द बैरियर अब स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिप्लीशन जोन की वेट बढ़ने की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स अगर किसी तरह से इस डिप्लीशन जोन में पहुंच जाते हैं, तो वो इस डिप्लीशन जोन की फील्ड की वजह से, माइनॉरिटी कैरियर का मतलब ये जो होल है, सॉरी, ये होल माइनॉरिटी में है एन साइड, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, उससे रिपल्शन की वजह से ये जो होल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने एन साइड से कनेक्ट किया है। तो अब ये क्या करेगा ना, ये जो माइनॉरिटी होल्स है, ठीक है, उनको, ठीक है, रिपेल करेगा, ठीक है, समझाने के लिए वो इधर से, ठीक है, डिप्लीशन जोन में जैसे पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको, ठीक है, और ज़्यादा प्रोपेल करके पी साइड पहुंचा देगी, और फिर इसको बैटरी यहाँ पे पुल कर लेगी। यहाँ पे तो होल्स मेजॉरिटी में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पहुँच गए, ठीक है। और उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये बैटरी से मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक निकलता है, ठीक है, वो पी साइड में जाता है, माइनॉरिटी बन जाता है, ठीक है। तो अब ये माइनॉरिटी किसी तरह से, इसीलिए इसीलिए ये माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से करंट का मैग्नीट्यूड बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकल करके पी साइड जाएगा, पी साइड में ये माइनॉरिटी में बहुत कम चांस है कि वो क्रॉस करेगा, ठीक है। वो किसी तरह से अगर यहाँ पे पहुंच जाता है डिप्लीशन जोन में, ठीक, किसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है, तो होगा क्या, वो फील्ड की वजह से दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है सर। ये जो डिप्लीशन जोन की जो फील्ड है उसकी वजह से दूसरे एंड में पहुंच जाएगा, और अब आगे तो ये मेजॉरिटी में, अब यहाँ पे इसका मूवमेंट बहुत आसान है, ये आसानी से फ्रीली चलता हुआ बैटरी के पॉजिटिव प्लेट में पहुंच जाएगा, ठीक है, और बैटरी फिर से इसको यहाँ पहुंचाएगी, और ये साइकिल कंटिन्यू है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा और मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ। कंडक्टर्स में तुम्हें लगता होगा कि कंडक्टर्स में भी इस तरह से हम बैटरी कनेक्ट करके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक एंड से दूसरे एंड डिस्कस करते थे, ठीक है। मैं बोलता था कि मान लो ये थोड़ी देर के लिए पूरा कंडक्टर है, ठीक है, मान लो कंडक्टर है, तो इसमें क्या होता था, मैं इसको एक्सप्लेन करता था कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा, ठीक है, कंडक्टर के अंदर जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे आयंस हैं, उससे कोलाइड करता करता दूसरे एंड पे पहुंचेगा, और बैटरी की वजह से सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव पहुंचे, और ये साइकिल कंटिन्यू होगा। लेकिन जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो इतना भी, मतलब मैकेनिज्म तो यही है, लेकिन मूवमेंट इस तरह से नहीं होता है। हो सकता है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो पूरे ऑपरेशन के
ड्यूरेशन तक ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में कभी पहुंचे ही नहीं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो करंट हमें कैसे मिलता है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो मैं समझा जो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन की जगह पर जाता है, इसके आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन की जगह पर जाता है, इसका आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो हर इलेक्ट्रॉन जहां जहां पर भी वो आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ओवरऑल सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और स्पीड काफी कंडक्टर्स में एज लो एज मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है, ठीक है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि वो बहुत स्लोली मूव करेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करती है और चीज़ों पर। मैं एक एक आइडिया तुम्हें दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्लोली जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो चार्जेस का मूवमेंट चाहिए, और बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन निकली उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से निकलेगा, ठीक है, अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँचने में उसको बहुत टाइम लगेगा। तो मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा आगे जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से ये वाला और कोई माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होगा, वो कुछ आगे जा सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। तो वो किस तरह से होता है कि पी साइड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इतने माइनॉरिटी में है कि वो थोड़ा भी आगे जाएंगे ना तो बहुत चांसेस है कि वो रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो और उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली टेम्परेचर की वजह से उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंटिन्यूसली जनरेट भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो जनरेशन रिकॉम्बिनेशन तो कंटिन्यूस है। लेकिन बाई चांस अब तुम इमेजिन करो, क्योंकि ये जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये माइनॉरिटी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको डिप्लीशन जोन तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है, ठीक है। तो होता क्या है कि टेम्परेचर की वजह से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। वो इस पी साइड के बल्क पार्ट में भी जनरेट हो रहे हैं, एन साइड के बल्क पार्ट में भी जनरेट हो रहे हैं, और साथ साथ डिप्लीशन जोन भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी, डिप्लीशन जोन में भी सेम प्रोबेबिलिटी से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर टेम्परेचर की वजह से डिप्लीशन जोन में जनरेट होता है, कि डिप्लीशन जोन में जनरेट, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को ना ये जो डिप्लीशन जोन की फील्ड है वो पी से एन की तरफ ले जाएगी। उसी तरह होल अगर यहाँ पे जनरेट होता है, टेम्परेचर की वजह से होल जो जनरेट होता है, माइनॉरिटी होल एन साइड, अब उसको उसको ये जो डिप्लीशन जोन की फील्ड है वो एन से पी की तरफ ले जाए, ठीक है। तो माइनॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट एन से पी की तरफ डिप्लीशन जोन के अंदर, ठीक है, होने का रीजन ये है कि होने का रीजन है ये थर्मल जनरेशन, ठीक है। तो टेम्परेचर के माइनॉरिटी कैरियर का मतलब ये कि वो थर्मल टेम्परेचर की वजह से ही तो जनरेट हो रहे हैं ना दोनों साइड, ठीक है। तो माइनॉरिटी कैरियर का जो मूवमेंट है वो बहुत हद तक वो टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और 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 रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर के मूवमेंट की वजह से, यानी ड्रिफ्ट करंट की वजह से करंट एग्जिस्ट करता है। और ये जो ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट कर रहा है वो एक्चुअली टेम्परेचर की वजह से, थर्मल जनरेशन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट को, या रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो कर रहा है एन से पी की तरफ, एन से पी की तरफ, उसको हम बोलते हैं, उसका हम लोग नाम रखते हैं जेनरेशन करंट। स्टोरी रिवर्स बायस की बहुत सिंपल है। जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया
बैटरी को कनेक्ट करने के बाद बैटरी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बैटरी चाहती है इसको यहाँ से निकाल कर इधर ले आए, ठीक है। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर बन जाता है और बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, ठीक है, पी से एन की साइड होगा। तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पी साइड में, क्योंकि बहुत ही फॉरवर्ड बायस में अच्छी बात ये थी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकल करके एन साइड जाता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्री है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पी साइड में पहुंचता है तो वहां पे होल्स के मूवमेंट की वजह से आगे का चार्ज ट्रांसफर होता है। तो फॉरवर्ड बायस में सारा चार्ज माइग्रेशन मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, लेकिन बैटरी ने तो इलेक्ट्रॉन सेंड कर दिया पी साइड को। अब पी साइड में इलेक्ट्रॉन उतना फ्री पहले की तरह नहीं है जैसा फॉरवर्ड बायस में था। अब ये इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है और ये माइनॉरिटी के मूवमेंट की वजह से रिवर्स बायस में अगर करंट होगा तो माइनॉरिटी की वजह से होगा, और माइनॉरिटी की वजह से जो करंट हो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पी साइड में गए, वो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इधर पहुंचेंगे और इधर पहुंच के यहाँ एन साइड पहुंच जाएंगे। अब एन साइड में चले गए तो ये इसको जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो पुल करके अपने पास ले आएगा और ये साइकिल कंटिन्यू होगा। और ऐसा ही तुम होल्स के लिए भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो हम बोलते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से। सबसे पहले रिवर्स बायस में जैसे ही हमने पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, डिप्लीशन जोन इंक्रीज हो जाती है। सबसे पहले डिप्लीशन वेट नहीं, सॉरी, सबसे पहले बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज करने की वजह से डिप्लीशन जोन की वेट इंक्रीज कर जाती है, और डिप्लीशन जोन की वेट इंक्रीज करने की वजह से ड्रिफ्ट करंट स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज करता है। ऑलमोस्ट सेम रहता है, कि ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसको लिख देता हूँ स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट। ये राइटिंग अगर समझने में प्रॉब्लम होगी तो बताना, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूंगा। और डिप्लीशन जोन क्योंकि इंक्रीज हो गया है तो डिफ्यूजन करंट बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, और इस बार जो नेट करंट है वो ड्रिफ्ट करंट के डायरेक्शन में फ्लो करता है। ड्रिफ्ट माइनस डिफ्यूजन, और करंट फ्लो करता है एन से पी की तरफ, लेकिन करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। ठीक है, अब अगर इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो ओवरऑल कि फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में कंबाइन करके अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के लिए, तो ग्राफ कैसा होगा। एक्स एक्सिस यहाँ वोल्टेज है और ये करंट है पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस। जंक्शन डायोड के क्रॉस वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं करंट कैसा फ्लो करेगा। वो ये वाली पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब है फॉरवर्ड बायस, और नेगेटिव वोल्टेज का मतलब रिवर्स बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस अगर हमने कनेक्ट किया है, मतलब ये पी एन, और इसको हमने फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट किया, ये फॉरवर्ड बायस, ठीक है। पॉजिटिव वोल्टेज मतलब फॉरवर्ड, तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये करंट पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा। लेकिन करंट कैसे फ्लो करेगा, ये 0.7 वाला डिमार्केशन है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। तो करंट कुछ इस तरह से फॉरवर्ड बायस में फ्लो करेगा। रिवर्स बायस में क्या होगा, अब जैसे ही हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बैटरी को कनेक्ट करेंगे
कि बैटरी को पलट देते, बैटरी कुछ यूं कनेक्टेड थी, अब बैटरी को पलट करके ऐसे लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि पहले बैटरी को यूं लगाया था तो बैटरी के अकॉर्डिंग ही करंट यूं फ्लो कर रही थी, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, ठीक है, बैटरी की डायरेक्शन को फॉरवर्ड बायस को पॉजिटिव मान, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि इस टाइम में नेगेटिव वोल्टेज कनेक्ट, तो करंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन ये करंट क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, ड्रिफ्ट करंट की वजह से होता है, तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, ठीक है, तो ऐसे नेग्लिजिबल कुछ इस टाइप का ग्राफ, ठीक है। वोल्टेज रिवर्स बायस में हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, लेकिन करंट नहीं बढ़ेगा, करंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बहुत थोड़े अमाउंट से बढ़ेगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा। ग्राफ कुछ इस तरह का, ये ग्राफ कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ग्राफ कहलाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन डायोड, ठीक है। अब इसमें एक फाइनल पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा क्वेश्चन है कि ठीक है, हमने पीएन जंक्शन डायोड को ना रिवर्स बायस में ही कनेक्ट किया, ये पीएन डायोड है, और इसको हमने रिवर्स में ही कनेक्ट किया, इसको ऐसे फॉरवर्ड में नहीं कनेक्ट किया है, इसको रिवर्स में कनेक्ट किया है, ठीक है, करंट इधर से फ्लो करेगा, लेकिन ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो करेगा। हम क्या करें, रिवर्स बायस में वोल्टेज जो है ना बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन है कि वोल्टेज कितना भी बढ़ा है, करंट बहुत थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा, लेकिन कब तक ऐसा होगा। रिवर्स बायस में अगर हम ह्यूज वोल्टेज अप्लाई कर देते, 50 वोल्ट अप्लाई कर दिया, ये छोटा सा डायोड होता है, उसके अक्रॉस 50 वोल्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो भी तुम्हें क्या लगता है कि ऑलमोस्ट ये उस करंट को, उतने स्ट्रॉन्ग वोल्टेज को, कि करंट मतलब उतने स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस को ये जो डायोड है ये उसको, उसकी वजह से करंट को रोक पाएगा, क्या लगता है तुम्हें? तो रिवर्स बायस में अगर हम ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो रिवर्स बायस में करंट इसलिए नहीं फ्लो कर रहा था क्योंकि रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है, ठीक है, तो वोल्टेज तो है कि यहाँ पे वोल्टेज तो है, माइनॉरिटी कैरियर के मूवमेंट को फेवर करने के लिए वोल्टेज तो है, लेकिन कैरियर्स ही नहीं है, ठीक है, होल्स को इधर से इधर लेकर के जाना, तो उसके पास कैरियर ही नहीं है, ठीक है। मैं साइमल्टेनियसली होल्स इलेक्ट्रॉन्स दोनों को कंबाइन करके बता रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन तुम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके रखो तो कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। यहाँ पे मैंने, चलो ठीक है, जब एक बार समराइज करूंगा तो वहां पे भी तुम एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, तो तुमने रिवर्स बायस में वोल्टेज इसको हाई कर दिया और इसको लो कर दिया, तो करंट इधर से इधर फ्लो करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जो करंट फ्लो करेगा वो माइनॉरिटी की वजह से फ्लो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं फ्लो करेगा, एन साइड के इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं फ्लो करेगा, एन साइड के होल की वजह से फ्लो करेगा, या उसी तरह से पी साइड के इलेक्ट्रॉन की वजह से, एनीवे माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो करता है, तो वोल्टेज तो हमने अप्लाई किया है, लेकिन कैरियर्स ही नहीं है, क्योंकि कैरियर्स ही नहीं है तो करंट बहुत कम फ्लो करता है, ठीक है। यूं इस तरह से हमारे पास वोल्टेज है और इधर फील्ड भी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इस फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, चार्जेस ही नहीं, ठीक है, ये होल्स ही नहीं है यहाँ पे जो कि इस ये एन से पी की साइड से है, ठीक है, तो इसी वजह से बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये फील्ड और स्ट्रॉन्ग करते हैं, और स्ट्रॉन्ग करते हैं, और फील्ड बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली इतने ह्यूज वोल्टेज की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है, या अंदर के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि उनका ब्रेक डाउन हो जाए, जैसा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बताया था ना,
मटेरियल के अंदर के जो चार्ज और आयन सेपरेट हो जाते हैं, बहुत ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वैसे ही इसके अंदर जो है ना डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जैसा ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, तो अगर हम बहुत ज्यादा वोल्टेज रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर हम रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन वोल्टेज के इक्वल वोल्टेज पीएन जंक्शन के अक्रॉस अप्लाई कर देते हैं, तो अंदर का के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एक बार में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से ये करंट नहीं फ्लो कर रहा था, यहाँ पे चार्ज कैरियर नहीं है। ठीक है, इस फील्ड के अकॉर्डिंग चार्ज कैरियर्स नहीं है फ्लो करने के लिए। तो जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ब्रेक डाउन होने का मतलब प्लेंटी ऑफ चार्जेस, मतलब अब ये पूरा जो जंक्शन ये कंप्लीट कंडक्टर की तरह बिहेव करे, इसमें बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। तो ब्रेक डाउन के बाद इसमें ह्यूज करंट फ्लो करेगा, ये वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि कंडक्टर बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई किया, अब ये कंडक्टर बन गया। और कंडक्टर का मतलब क्या है कि वोल्टेज तुम, ठीक है, बहुत थोड़े अमाउंट से बढ़ाओ और करंट ह्यूज अमाउंट से बढ़ेगा। यही मतलब है ना करंट का, सॉरी कंडक्टर का। आइडियल कंडक्टर का मतलब है कि इसके पास वोल्टेज जीरो होगा और करंट जितना भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हम अप्लाई कर देंगे रिवर्स बायस में, ब्रेकडाउन हो जाएगा, अंदर अंदर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और ह्यूज करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ह्यूज करंट इधर से इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली वहां पे डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां पे ब्रेकडाउन हो गया है। तो ब्रेकडाउन की वजह से ह्यूज फील्ड हमने प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ में पहले मुझे चेंज बताओ। अब वो जो ब्रेकडाउन वाला पॉइंट है ना, अगर मैं इसको 0.7 मान रहा हूँ, तो मान लो इसको मैं 1, इसको 1 मान लेते हैं। तो 1 के अकॉर्डिंग 2 3 4 5, यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज हम प्लॉट नहीं कर सकते। तो लेफ्ट साइड में ना ये ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो 30 वोल्ट है ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो वो बहुत दूर आएगा पॉइंट। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रॉपरली स्केल के साथ नहीं बना सकते हैं, वरना हमें इसको बहुत दूर इधर इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको हम बहुत इधर ले जाएंगे, सॉरी, और ये स्केल को बहुत स्ट्रेच करेंगे तब ऐसा हो पाएगा। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड में वोल्टेज एक्सिस है, इसको इसको हम क्या कर रहे हैं ना, इसको स्केल कर रहे हैं, मतलब इसको ब्रेक कर देते हैं। ये तुम्हें पता होगा इसको ऐसे। तो इसका मतलब क्या है पता है, कि यहाँ से ये जो बहुत लंबी लाइन थी ना, उसको ऐसे स्क्वीज करके यहाँ पे कंप्रेस कर दिया है। मतलब ये लाइन है ना ऐसे करके एक्सिस है, ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 है। तो तुम मान लो इसको, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये तुम्हारे इंटरेस्ट का नहीं है, तो तुम क्या करते हो, इसको ना यहाँ से कंप्रेस करके स्क्वीज कर देते हो। तो होता क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ऐसे गायब हो जाता है। ठीक है, और इसको तुम यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हो। ठीक है, लेकिन ज्वाइन तो नहीं कर सकते, वो तो गलत हो जाए, इसलिए यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर। इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है ना, हम इसको स्क्वीज करके इधर ला रहे हैं। ठीक है, ताकि वो सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ग्राफ के वो आ पाए। और यहाँ पे मान लो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो अब ग्राफ कैसा होगा बता सकते हो। यहाँ पे तो नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल, और जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज को क्रॉस किया, ह्यूज करंट फ्लो करने लगेगा, करंट जो है बढ़ता चला जाएगा, वोल्टेज वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। ठीक, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। ठीक, उससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वोल्टेज ऑलमोस्ट, डायोड के पास वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम रहेगा, करंट जितना भी फ्लो कर सकता है, करंट ह्यूज अमाउंट में फ्लो करना स्टार्ट कर। ये कंप्लीट वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन डायोड। अब इसमें बताओ, पहले तुम लोग कुछ पूछ लो, इसमें तुम लोग कुछ पूछना है, इसमें कुछ डाउट्स है, कि मुझे भरोसा है कि
तुम लोग अगर खुद से पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस मैकेनिज्म, करंट फ्लो का मैकेनिज्म अगर खुद से रिविजिट करोगे तो रिवर्स बायस में थोड़ा बहुत तुम्हें फिर से मतलब डाउट हो सकता है। तो तुम लोग मोस्ट वेलकम, पहले तुम रिवाइज करो एक दो बार, ठीक है, और उसके बाद पूछो मुझसे, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर मैकेनिज्म जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसका मुझे बाद में कभी यूज़ नहीं करना है, इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत क्या है, तो तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होगा, डिप्लीशन वेट डिक्रीज होगा, ड्रिफ्ट करंट डिक्रीज होगा, नेट करंट P/N, बस इतना पता होना चाहिए। उसी तरह रिवर्स बायस में, अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज का मतलब डिप्लीशन वेट इंक्रीज, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज और डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होगा, तो नेट करंट एन से पी की साइड जाएगा, ड्रिफ्ट माइनस डिफ्यूजन होगा। तो इतना पता है तो सफिशिएंट है। और इसके साथ साथ तुम याद कर लोगे कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो मेनली रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है, तो इसीलिए उसको रिकॉम्बिनेशन करंट बोलते हैं, जो मेजॉरिटी कैरियर्स का वाला करंट होता है। और रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करता है वो मेनली जनरेशन की वजह से होता है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर का सोर्स क्या है, वो तो जनरेशन ही है ना। वो डिप्लीशन जोन में जैसे जनरेट होते हैं तो उनको फील्ड जो है सक करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेंड कर देती है, तो वही मेन सोर्स है ड्रिफ्ट करंट का। ठीक है, तो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करता है उसको हम जनरेशन करंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में एक और फिनोमिनन, एक एक पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट है रिवर्स बायस में, वो भी मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे डाउट्स के। ठीक है, और थोड़ी देर में इसको कंक्लूड करते हैं। हाँ, ठीक है, तो जब हम रिवर्स बायस में डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज मान लो अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, वोल्टेज ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, बहुत सारे करियर प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये जो सेमीकंडक्टर नहीं कंडक्टर बन जाएगा, और इसमें बैटरी के अकॉर्डिंग ह्यूज करंट फ्लो होगा, कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जो ब्रेक डाउन होता है वो मेनली दो मैकेनिज्म की वजह से होता है। एक मैकेनिज्म होता है जीनर मैकेनिज्म, ये बहुत ही सुपरफिशियली ये दोनों चीजें तुम्हें समझानी है। तो जीनर मैकेनिज्म का मतलब होता है कि 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 इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हमने, ठीक है, अप्लाई कर दी है कि इसके अंदर के जो या इस तरह से बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इतनी स्ट्रांग अप्लाई कर दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हमने स्ट्रांग अप्लाई कर दी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इस बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है, कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ब्रेक कर देती है, कि स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं, ये थर्मल जनरेशन की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन होल पे नहीं बता रहा हूँ, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो ये कहलाता है जीनर मैकेनिज्म। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और मैकेनिज्म, ये तो तुम्हें बता ही रहा हूँ कि इस तरह से तो कैरियर प्रोड्यूस हो ही रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हो रहे हैं बहुत सारे,
बहुत सारे कैरियर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक और फिनोमेना होता है, वो कहलाता है एवलांच मैकेनिज्म। कि इसका भी मेजर रोल होता है ब्रेक डाउन होने में। तो होता क्या है कि अगर तुम ब्रेक डाउन वोल्टेज तक नहीं भी पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग मान लो नहीं हुई है, तो या मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो भी गई है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है, और दूसरा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी निकले हुए हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मान लो निकल गए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी फ्री हो गए हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बहुत स्ट्रांग फोर्स एक्ट करेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक्सेलरेट होंगे, और इनके पास थोड़ी देर में ना ह्यूज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जा करके, ठीक है, ये जो सिलिकॉन का जो मेश है सिलिकॉन एटम्स का, तो ऐसा पॉसिबल है कि हाई वेलोसिटी हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जा करके किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके हिट करें, और क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी आ गई है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ऐसा पॉसिबल कि ये हिट करके ना नॉक करके ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे बाहर निकाल दे। मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फील्ड की वजह से नहीं निकल रहे, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्री होकर दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन तो ये ओरिजिनल वाला है, और ये बॉन्ड वाला एक इलेक्ट्रॉन को भी बाहर कर दिया। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, और यहाँ पे एक होल भी प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है फील्ड में एक्सेलरेट होंगे, और फिर ये एक एक और इलेक्ट्रॉन को निकाले, तो दो क्या करेंगे, चार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, चार आठ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, और बिल्कुल थोड़ी देर में ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, पूरा स्ट्रक्चर एक बार में है ना वो कोलैप्स होने लगेगा। ठीक, इसका नाम भी इसी से लिया है, एवलांच मैकेनिज्म। वो माउंटेन पे कोई ग्लेशियर इस तरह का बहुत बड़ा आइसबर्ग होता है, वो मान लो बहुत बड़ा पार्ट होता है, मान लो माउंटेन पे आइस का, स्नो का, और वो गिरता है, फिर थोड़े स्नो को गिराता है, और वो फिर और ज्यादा स्नो, फिर एक बार में पूरा बहुत बड़ा पार्ट जो है वो नीचे आ जाता है। अच्छा, स्कीइंग के लिए जाते हैं तो उसके लिए एक टीम होती है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एवलांच में फंस जाती थी, वो अंदर दब जाते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा बर्फ ऊपर चली जाती है, तो उनके पास एक ट्रैकिंग डिवाइस रहता है। ज्यादा टाइम तक अगर अंदर रह गए स्नो के, तो वो फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से वो अपनी लाइफ लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ प्रिकॉशन के लिए, ऐसे तो जो स्कीइंग में जो नॉर्मल स्कीइंग होती है वो तो ट्रैक बनाए जाते हैं, और वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, सारी चीज़ें देख करके वहाँ पे स्कीइंग की जाती है। लेकिन जो नॉर्मल बिल्कुल जो बहुत ही मतलब एक्सपर्ट स्कीयर्स होते हैं, वो बिल्कुल माउंटेन स्कीइंग, उसमें कोई ट्रैक नहीं होता है, बस स्नो पे डायरेक्टली वो अपने स्की बोर्ड को लेकर के स्की करते हैं, बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन से हेलीकॉप्टर से जाते हैं, और अपने रास्ते से अपनी मर्जी से आते हैं। तो वहाँ पे अगर वो सही जगह से नहीं आ रहे, या ऐसे एरिया से में स्की कर रहे हैं जहाँ पे एवलांच की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा होता है कई बार कि एक्सीडेंटली वो एवलांच में फंस जाते हैं। अच्छा, एनीवे, ठीक है, तो ये दो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज को जैसे ही हमने क्रॉस किया तो रिवर्स बायस में उसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स हो जाता है। कि अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो सफिशिएंट है इससे। और उसके बाद स्पेशल डाउट्स वाला जो पार्ट है ना, वो मैं तुम्हें शाम में हो सकता है बताऊंगा। अभी मैं बस कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ जो कि तुम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स की के करस्पॉन्डिंग हम लोग सर्किट सिंबल बनाते हैं, जैसे बैटरी के लिए, रेजिस्टर के लिए, तो जंक्शन डायोड के लिए भी बनाना चाहिए। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, सर्किट में अगर बार बार ये पूरा डायग्राम बनाएंगे इसमें, ठीक है, पीएन, तो इसका भी सिंबल होता है, ठीक है, और वो प्रोबेबली तुम लोगों को पता ही होगा। सिंबॉलिकली इसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये जो पी साइड है ना उसको ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, और एन साइड को बबल, सॉरी क्या बोल रहे हैं, सॉरी ऐसे बार, ये है सर्किट सिंबल।
कि इससे इससे ये भी पता चलता है ना, इसकी इसकी डायरेक्शन, ये जो ट्रायंगल है ये इंडिकेट करता है कि ये जो डायोड है ना वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में करंट अलाउ करेगा और इस डायरेक्शन में करंट नहीं अलाउ करेगा। ठीक है, क्वेश्चंस। ठीक है, ला और एक पॉइंट मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने से एक पॉइंट रिमाइंड करा देता हूँ कि इस वी कैरेक्टरिस्टिक से तुम्हें समझ में आ रहा है कि जब भी डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि वोल्टेज की वैल्यू 0.7 से ज्यादा हो। ठीक, ऐसे तो पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन मैं ठीक है और ज्यादा मतलब सर्किट जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे अगर बताया गया कि फॉरवर्ड बायस है तो उसका मतलब अंडरस्टूड है कि वोल्टेज 0.7 से ज्यादा है। तो जब भी फॉरवर्ड बायस होगा डायोड, डायोड के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम जब भी फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो हमें क्या करना है, डायोड को शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक है, वो करंट को अलाउ, उसके अक्रॉस वोल्टेज नेग्लिजिबल होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, और करंट बिल्कुल कितना भी फ्लो कर सकता है, तो ये तो यही तो शॉर्ट सर्किट है ना, उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और अगर हमें पता चल गया कि डायोड रिवर्स बायस में, तो डायोड को ओपन सर्किट कर देना। बस सारे सर्किट्स डायोड के तुम इसी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट कुछ इस तरह का है कि ये हमारा एक डायोड कनेक्टेड है और उसके बाद रेजिस्टर कनेक्टेड है और यहाँ पर एक बैटरी भी कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी भी कनेक्टेड है। ठीक है, और डायोड हमारा कुछ इस तरह से है और यहाँ पे रेजिस्टर। इनकी वैल्यूज कितनी कितनी है वो बता दी गई है। ये 3.5 वोल्ट, ये सब क्वेश्चन शायद कहीं से, ठीक है, तुम्हारे आए हुए बहुत पुराने टाइम के शायद क्वेश्चन। ये 100 ओम रेजिस्टर है और ये डायोड डायोड टी है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड करंट इफ, मतलब सर्किट में करंट निकालना इफ वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज 0.5 ये क्वेश्चन में दे दिया गया। इसको शॉर्ट सर्किट नहीं करना है, डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये बता दिया गया। ऑप्शंस है तुम्हारे 30 मिली एम्पेयर। इसमें तो अगर मान लो तुम्हें डायोड सेमीकंडक्टर्स नहीं भी पड़े होते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 20 मिली एम्पेयर और 35 मिली एम्पेयर, सॉल्व करो। कर लिया? हाँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सॉल्व करने के लिए। हम बोलेंगे ये डायोड है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बता दिया गया है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक 0.5 वोल्ट है। ठीक है, तो बैटरी जो है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 3.5 वोल्ट का मेंटेन कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो 3.5 वोल्ट है ये डायोड और रेजिस्टर के अक्रॉस मिला करके ही तो होगा ना, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज मिला करके हमें पता है 3.5 वोल्ट है। तो डायोड में अगर 0.5 वोल्ट जा रहा है तो बाकी का जो 3 वोल्ट है वही इस
रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर हो रहा होगा। तो हम बोलेंगे रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 3.5 माइनस 0.5 3 वोल्ट। तो करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, ये 3 वोल्ट अपॉन 100। ठीक है, तो इसको 1000 से, ये एम्पेयर में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो तुम 0.303 एम्पेयर जो कि 30 मिली एम्पेयर के इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास फिर से एक सर्किट है डायोड्स का, लेकिन यहाँ पर दो डायोड्स है हमारे पास, दो डायोड्स। एक डायोड कुछ इस तरह से है और एक डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर बैटरी भी कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर एक डायोड है, ये ऊपर वाला डायोड है, इसका नाम D1 रखा गया है, कुछ इस तरह से है, नीचे रखा गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टर, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी। और रीडिंग्स क्या क्या है ये बताया गया, ये D1 है, ये बताया गया है D2 है, और ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, और बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, करेंट करेंट सप्लाइड बाय द बैटरी। सॉल्व करो। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायोड से, तो डायोड का कोई भी सर्किट होगा, सबसे पहले सॉल्व करने का, सबसे पहला सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है, तुम्हें पता लगाना पड़ेगा किसी तरह से कि कौन कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बायस में है और कौन कौन से डायोड्स रिवर्स बायस में। अब तुम देख सकते हो वोल्टेज अगर उसमें अलग से मेंशन नहीं किया गया है तो तुम्हें बिल्कुल आइडियल डायोड मानना है। आइडियल डायोड के लिए हम मानते हैं कि जब भी फॉरवर्ड बायस होता है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, रिवर्स बायस होता है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो डायोड्स है, हमें चेक करना है क्या इनमें से दोनों दोनों फॉरवर्ड है, दोनों रिवर्स है, या एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है, पता करते। सबसे पहले D1 के लिए बताओ, D1 फॉरवर्ड बायस में आएगा या रिवर्स बायस में आएगा इस सर्किट में? बताओ। फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है कि इसका जो P साइड है ना, ये ट्राइंगल P है और ये जो बार है ये N है। ठीक है, तो हम हमें D1 के लिए पता है कि D1 का जो P साइड है ना वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया। और जो D2 है उसके लिए तुम देखोगे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल N साइड से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो जैसे ही इतना पता चला तो अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम सर्किट रीड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और मैं रीड्रॉ क्यों करूँ, क्योंकि मुझे तो इसमें ऑप्शन है कॉपी करने का, तो इसको मैं फिर से यहाँ पे, ये जो D1 है ना ये फॉरवर्ड बायस है, तो इसको ये हम बोलेंगे, ये जो D1 है दिस इज एज गुड एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और ये जो D2 है क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो एज गुड एज ओपन सर्किट। इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया और ये ओपन सर्किट हो गया। अब ये सिंपल सा सर्किट है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसमें सारा करंट जो होगा वो कुछ ऐसे फ्लो करेगा, 10 ओम से फ्लो करेगा। तो करंट होगा कितना, तो एक ही बार में हम लिखेंगे, करंट की वैल्यू होगी वोल्टेज 5 0.5।
ठीक है, ठीक है। अब मुझे लगता है इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसको तुम लोग ट्राई करो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। ये तुम्हारे लिए है, ये तो लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं तुम लोग डाउट्स को पहचानने में कितने एक्सपर्ट हुए। दो डाउट्स यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैटरी भी है कि बैटरी का के टर्मिनल्स कैसे कनेक्टेड है, ये बता दिया गया है। रेजिस्टर, और यहाँ पे डायोड्स भी लगे हुए हैं। डायोड्स को कुछ अलग कलर से बना दिया है, तो डायोड्स यहाँ पर सेम नहीं लग रहा है। चलो ऐसे, ये पहला डायोड कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे है रेजिस्टर, और दूसरा डायोड कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे रेजिस्टर है, और यहाँ पे दो डायोड्स लगे हुए हैं। एक ऐसे डायोड लगा हुआ है, और ऐसे, और इसमें थ्री थ्री ओम, और यहाँ पे 2 ओम, और यहाँ पे 2 ओम, और यहाँ पे 2, और बैटरी है 10 वोल्ट। पूछा गया फाइंड द करंट इन, इसका नाम रख दिया गया है R1, R2, R3, R4। फाइंड द करंट इन R। ऑप्शंस दे दिए गए, सॉल्व करो। हो गया, 0.5। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं लगेगा। एक एक करके सारे डायोड्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पहला वाला डायोड, देख सकते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो N से कनेक्टेड है, रिवर्स बायस। दूसरा वाला डायोड है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से ही कनेक्टेड। ठीक है, एक साइड का भी पता चल गया ना, तो बाइसिंग समझ में आ जाएगी। पी साइड पॉजिटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये फॉरवर्ड। और थर्ड, अच्छा इसमें 4 डायोड है, तो ये थर्ड वाला जो है ये फॉरवर्ड, ये वाला फॉरवर्ड है, और ये रिवर्स। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हें बाइसिंग समझ में आ गई, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। बोलेंगे ये जो डायोड्स है ना, ये रिवर्स बायस को ओपन सर्किट कर देते हैं, ये रिवर्स बायस को हम ओपन सर्किट कर देते हैं, या फिर से बनाऊं क्या इसको, चलो ये जो सर्किट है ये कुछ इस तरह का दिखेगा। कि बाइसिंग चेक करने के बाद हम बोलेंगे ये रिवर्स और ये रिवर्स, इन दोनों को हमने कर दिया है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। और ये दोनों फॉरवर्ड है, इनको हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर करंट एक्चुअली फ्लो करेगा सिर्फ एक ही ब्रांच ऐसे। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, वो तुम एक स्टेप में लिखोगे। करंट की वैल्यू होगी 10/4, 2.
ठीक है। और उसके बाद चलो ये लास्ट क्वेश्चन। सर क्लास स्टार्ट हुई हमारी। अच्छा चलो ठीक है।